Hello students, welcome once again to Physics Simplified by Atul Tandon, that is me. And as you can see on the board, आज हम बात करने वाले हैं नीट के 2021 एग्जामिनेशन के पहले पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में, विच इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी तक बहुत सारी बातें ध्यान में आई हैं कि पेपर बहुत टफ था, लेंथी था और भी बहुत सारी बातें ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो अभी तो हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द पेपर हैड इन इट। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। पोलर मॉलिक्यूल्स are the molecules having zero dipole moment, acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges, acquire a dipole moment only when magnetic field is absent, and then we had the fourth option, having a permanent electric dipole moment. Alright, थोड़ा सोचना है हमने। देखिए, मॉलिक्यूल्स को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। वैसे ये टॉपिक जो आपका निकल के आता है, ये आता है बेटा कैपेसिटर में। हम लोग जब डाइलेक्ट्रिक डालने का इफेक्ट पढ़ते हैं ना, उस पे निकल के आता है। एक होता है अपने पास नॉन पोलर और एक होता है अपने पास पोलर। नॉन पोलर में क्या होता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो कोइंसाइड करते हैं बेटा, और पोलर में क्या होता है कि उनमें पहले से ही थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रहता है, मतलब देयर इज अ डाइपोल मोमेंट इन द पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे ये भी पोलर बन जाता है और ये थोड़ा सा और पोलराइज हो जाता है बेटा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे इनको हम लोग, अगर अपने पास मैंने कोई पोलर था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा पोलराइज। लीजिए जी, इस तरफ आ गया माइनस और इस तरफ क्या आ गया बेटा हमारे पास प्लस आ गया। इसको रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर, तो ये तो पहले से ही पोलराइज्ड है, लेकिन इट विल बिकम इवन मोर पोलराइज्ड। चलिए, मैंने इसको ऐसे रख दिया फील्ड में, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, उल्टी फील्ड लगा दी और देखिए इसका हो गया और भी ज्यादा क्या बेटा, पोलराइजेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि भाई सीधी सी बात यह है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के पास तो नेट डाइपोल मोमेंट होता ही है, चाहे उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें चाहे ना रखें। सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इनकी थोड़ी सी और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस हो जाती है। तो इसका मतलब है जीरो इसका आंसर नहीं है। डाइपोल मोमेंट तभी एक्वायर करते हैं जब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं है उसके बिना भी इनका डाइपोल मोमेंट होता है। इसका मतलब है दे आर हैविंग अ परमानेंट dipole moment, permanent electric dipole moment. So this becomes the answer of this question. All right, let us move on to the next one. All right, okay, so ये क्वेश्चन भी कैपेसिटर्स में से था। Let us find, इसमें हमने क्या करना था बेटा, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। Parallel plate capacitor has a uniform electric field, okay, E in the space between the plates. If the distance between the plates is small d and the area of each plate is capital A, the energy stored in the capacitor is. अच्छा क्वेश्चन था। वैसे तो ये एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है, तो थोड़ा बच्चे शायद कंफ्यूज होंगे, लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इस तरह से अपने पास रेक्टेंगुलर प्लेट्स भी हो सकती हैं और सर्कुलर प्लेट्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो भी प्लेट हो उनका एरिया ए होता है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है बेटा, डी होता है। और बीच में इस स्पेस में बोलो क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हम जानते हैं इस बात को, राइट? देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, राइट? अब क्या है बेटा, हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन का है वो इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। वैसे हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में जो होती है फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, और भी होते हैं लेकिन यहाँ पे ये काम आएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी into v square। हम जानते हैं capacitance of a parallel plate capacitor with nothing in between the plates
right? It is half epsilon naught a epsilon naught a by d. But जो ये potential difference होता है between the plates in terms of electric field, it is E into D. So अब finally हमारा आंसर किस तरह से निकलेगा, यहाँ देखिए ध्यान से कि U becomes equal to 1/2 epsilon naught a by d into E square into D square. तो D से D गया, our answer of energy becomes half epsilon naught E square a into D. Half epsilon naught E square a into D. That is the third option becomes the answer of this question. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये कैपेसिटर्स में से था, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, let us take this one as the question. Okay. Now this is an interesting one. थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा. देखिए ध्यान दीजिए. Two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire. Then the ratio of the surface charge densities of the spheres is. देखिए बेटा, इसके अंदर इसने ये एज्यूम किया हुआ है पहले से कि मैंने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है. जब मैं इनको एक वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो इनका जो पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा. कॉमन पोटेंशियल टॉपिक हम पढ़ते हैं कैपेसिटर्स के अंदर ही कि जब दो डिफरेंट पोटेंशियल्स पे चार्ज स्फीयर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल वाले स्फीयर से लो पोटेंशियल वाले स्फीयर के लिए फ्लो करता है तब तक जब तक कि दोनों के पोटेंशियल्स इक्वलाइज नहीं हो जाते. देन अल्टीमेटली वी रीच व्हाट, टेल मी, वी रीच द कॉमन पोटेंशियल. ऑलराइट, वी रीच द कॉमन पोटेंशियल. नाउ यू गाइस कैन प्रोबब्ली सी द क्वेश्चन. थोड़ी सी लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें. अच्छा जी, अब देखिए क्या हुआ बेटा. मान लो एक अपने पास स्फीयर ये था और एक अपने पास स्फीयर मान लीजिए ये था. इस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज था और मान लीजिए इस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज था, राइट? इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था और इसका पोटेंशियल मान लीजिए अपने पास कितना था, V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था और मैंने मान लिया कि V1 की वैल्यू V2 से बड़ी थी. अभी तक ये कुछ नहीं मुझे क्वेश्चन में गिवन, लेकिन इसने इसके बाद कहा कि मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, राइट? अब क्या होगा, चार्ज यहां से यहां के लिए फ्लो करेगा, यहां पे कुछ चार्ज बचेगा मेरे पास Q1 डैश, यहां पे कुछ चार्ज बचेगा मेरे पास Q2 डैश, लेकिन अब इसका पोटेंशियल भी Vc आ जाएगा और इसका पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा बेटा, Vc ही आ जाएगा. नाउ दे विल रीच अ कॉमन पोटेंशियल. इसने जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो मुझसे पूछा है बेटा, वो इस स्टेट का पूछा है, इस स्टेट का नहीं पूछा. ध्यान रहे इस बात का भी, ठीक है जी. तो अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होती हैं. वी कैन इजीली फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी. चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होती है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास Q1 डैश की वैल्यू मुझे नहीं पता. ये मान लीजिए स्फीयर R1 है और ये मान लीजिए इसका रेडियस जो है कितना बेटा, R2 है. अब एक काम करते हैं, हम नॉर्मली इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं. बोलो सिग्मा 1 कितनी आएगी, Q1 डैश अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, और सिग्मा 2 कितनी आएगी बेटा, Q2 डैश अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, राइट? इतनी आनी ही है इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज और इनका रेशियो निकाल लेते हैं. सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 निकाल लेते हैं तो बेटा वो कितना आ जाएगा, Q1 डैश अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर इनटू 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन Q2 डैश. 4 पाई से गया 4 पाई, सो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 becomes equal to Q1 डैश बाय Q2 डैश इनटू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर. Alright, now this becomes interesting. Now Q1 dash and Q2 dash we have not been given in the question. तो क्या करें, कहीं से निकालना पड़ेगा, राइट? अब बताइए मुझे कॉमन पोटेंशियल Vc क्या होता है. Vc की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी बोलो, K Q1 डैश बाई R1 और Vc की वैल्यू यहां से और ये यहां से Q1 डैश कितना आ जाएगा बोलो, Vc R1 बाय K. और सिमिलरली यहां से देखिए हम लोग तो Vc की वैल्यू आ जाएगी K Q2 डैश बाई R2. तो Q2 डैश यहां से आ जाएगा अपने पास, बोलो कितना, Vc
R2 upon K. Alright? Fine guys. तो अब देखिए हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज यहां पुट अप करनी बेटा। बताइए क्या बनी Q1 डैश की वैल्यू? रेशियो निकालना है तो VC upon K गया, तो आई कैन डायरेक्टली पुट अप Q1 डैश upon Q2 डैश एस, बोली क्या, R1 upon R2. So this becomes R1 upon R2 into R2 square upon R1 square. R2 से R2 गया, R1 से R1 गया. What is our answer now? Tell me. It is R2 divided by R1 and hence this becomes the answer of this question. कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट किया इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है। नॉर्मली सॉल्व करना होता मुझे मान लीजिए एग्जाम में, तो मैं इतना लंबा नहीं खींचता, समझाने के लिए आपको बड़ा लंबा खींचा मैंने इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, see this is the fourth question from the chapter, from the unit electrostatics. Okay, this is the fourth question, ध्यान रहे इस बात का। ओके, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इट वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी, हालांकि इसको यहाँ पे ए बी लिखना चाहिए था, किसके क्रॉस निकालनी है, पर चलिए इनकी छोटी सी गलती है, माफ कर देते हैं। ये आ गया अपने पास कैपेसिटर, टर्मिनल्स तो बताने चाहिए इनको एनी हाउ। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ए, ये बी, सी, सी, सी। ऑलराइट, अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहानी है खास इसमें जो हो रही है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सीरीज पैरेलल कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सीरीज है क्या पैरेलल है, तो कोई ना कोई ट्रिक तो यहाँ पक्का लगने वाली है। एक चीज हम बार बार पढ़ते हैं कि भाई पोटेंशियल जो होता है वो उन सभी पॉइंट्स का सेम होता है जिनके बीच में कोई रेजिस्टर या कोई कैपेसिटर ना हो। तो अब देखिए अगर इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूं तो क्या ये वाला पॉइंट भी ए है और ये वाला पॉइंट भी ए है। अगर इस पॉइंट को बी बोल रहा हूं तो ये वाला पॉइंट भी बी है और ये वाला पॉइंट भी बी है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी बी होगा और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी ही होगा बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये दो इक्वल पोटेंशियल्स वाले पॉइंट से कनेक्टेड है बेटा। इट इज कनेक्टेड विद टू पॉइंट्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल्स, इसलिए इसमें से कोई चार्ज नहीं जाएगा और इस कैपेसिटर को हम सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। और हम ये बोल सकते हैं बच्चा कि अपने पास ये दो कैपेसिटर अब बचे हैं सिर्फ, और दो कैपेसिटर्स अगर अपने पास पैरेलल में हो तो उनका आंसर क्या होता है, C प्लस C इज इक्वल टू 2C। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस में, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो जो भी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहां पूछा गया था बेटा। ठीक है जी, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हिच इज दिस। ओके, क्वेश्चन ये था कि एक डाइपोल को प्लेस किया इसने इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, towards the left as its potential energy will increase, towards the right as its potential energy will decrease, towards the left as its potential energy will increase। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे अप्लाई करी हुई है। देखिए इसने कुछ ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई हुई है, राइट, ऐसे ऐसे ऐसे। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, आप लोगों ने इनफैक्ट पढ़ी होगी, कि अगर इक्वल डिस्टेंस हो लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में तो हम कहते हैं कि फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब जहां पे वो क्राउडेड है वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे वो खुल गई है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा, वीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां के लिए होती है बोलो, प्लस से माइनस के लिए होती है। अब डाइपोल मेरा कैसे पड़ा है बोलो, बीच में यहां पे है प्लस क्यू चार्ज और यहां पे है माइनस क्यू चार्ज, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास यहां पे, अब मुझे बताइए आप लोग, इस प्लस क्यू को फोर्स कहां लगनी है, ये प्लस क्यू को फोर्स लगेगी इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस क्यू को फोर्स लगेगी इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, राइट। क्यों, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, पॉजिटिव चार्ज को वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगती है, बिकॉज इस प्लस को ये प्लस रिपेल कर रहा है।
तो ज्यादा फोर्स किस पे लग रही है? इस फोर्स को अगर मैं F1 मान लूं और इस फोर्स को मैं F2 मान लूं, तो F1 की वैल्यू F2 से बड़ी होगी बेटा। बोलो क्यों बड़ी होगी बेटा? चार्ज तो सेम है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कम है, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडेड है, यहां पे थोड़ी सी खुल गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर F1 F2 से बड़ा है और F1 टुवर्ड्स राइट साइड है, तो एक बात तो तय है कि ये राइट साइड को मूव करने वाला है। तो राइट साइड को मूव करने के हमारे पास दो आंसर्स यहां पे हैं। टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। बेटा चीजें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज की तरफ ही जाती हैं, तभी तो क्या हो पाती हैं? बोलो स्टेबल हो पाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर क्या होगा? टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ऑलराइट, सो आई होप ये भी आसान क्वेश्चन था। और इसका मतलब है कुल मिलाकर के we had 5 questions from electrostatics, 5 questions, which is a huge number of questions. 5 questions were there from electrostatics in this year's NEET 2021 physics exam. All right, तो चलते हैं आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ये तो आ गया म्यूचुअल इंडक्शन का। चलिए जी इस क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा यहां कर दो इसको ताकि हम समझ भी लें। ऑलराइट गाइस, देखिए जी बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपने फॉर्मूले सारे पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। हम लोग देखो बेटा जानते हैं, मैं सिंपल सी आपको 3-4 बातें बताता हूं, जो यहाँ पे लिखी गई बातें वो बता देता हूं आप लोगों को मैं। एक इसने यहाँ पे थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण काम किया है कि A को R, A को R, A को R, A को R, मतलब चारों ही क्वेश्चन में A जो है R पे जा रहा है। तो एक बात तो मेरी तय होगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो A से R जा रही है, मतलब सीधी यहां जा रही है। मतलब A से R जा रही है मतलब क्या बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीधी यहां जा रही है। सोचना ही नहीं है, बिकॉज सब में क्या है? सब में R ही गिवन है हम लोगों को यहाँ पे। अब आती है बारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, रिलैक्सेशन पीरियड की, और आती है बारी बच्चे किसकी? करंट डेंसिटी की। ओके जी, आपने पढ़ा होगा अपना इसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करूं या रिलैक्सेशन पीरियड की बात करूं बेटा मैं, तो एक छोटी सी बातें बताता हूं आपको मैं कि रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था रो L अपॉन A, राइट? कोई कंडक्टर है मेरे पास जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और जिसकी लेंथ कितनी है? बोलो L है। तो इसकी जो अपने पास रेजिस्टिविटी होगी, अपना रेजिस्टेंस होगी, वो रो L अपॉन A होगी, जहां पे रो जो है इसका मटेरियल है, मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रो जो यहां पे होता है मटेरियल रेजिस्टिविटी, वो होती है बेटा m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, जहां पे टाउ क्या होता है? बोलिए, इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो यहां से टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, वो आ जाएगी m अपॉन n e स्क्वायर रो। तो देख लीजिए m अपॉन n e स्क्वायर रो कहां है? c जाएगा, a अपना b जाएगा अपने पास, अपना c जाएगा p में, राइट? यस, c जाएगा p में। बस आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। क्यों? बिकॉज CP में सिर्फ एक ही आंसर में गया है, बाकी CQ में गया है, CS में गया है और CS में गया है। फिर भी बाकी निकालने तो कैसे निकालने? देखिए करंट डेंसिटी J जो होती है वो क्या होती है बेटा? करंट पर यूनिट एरिया होती है। और करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? NEAVD होता है डिवाइडेड बाय एरिया से गया एरिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी? NEVD। तो करंट डेंसिटी becomes equal to NEVD, मतलब D goes to Q. It means that D goes to what? Tell me, Q. Right? तो obviously मेरे पास सिर्फ क्या बच गया? बोलो B बच गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बच गया। तो B obviously किसके लिए जाएगा? S के लिए जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसने E by J दिया। देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या बोला इसने यहाँ पे? E by J बोला है। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है बेटा? कंडक्टिविटी, which is 1 upon sigma is equal to E divided by J, या कह लो J is equal to सिग्मा E। ये आपने पढ़ा होगा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम। जैसे V is equal to IR एक फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, एंड J is equal to सिग्मा E, इसको बोलते हैं हम लोग
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म द ओम्स लॉ। ये भी ओम्स लॉ ही है। ओम्स लॉ की कौन सी फॉर्म है बोलो? इट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आप कहेंगे तो मैं इसको डिराइव कर दूंगा। जस्ट ask me in the comments if you guys want the derivation of this particular formula J is equal to sigma E। तो यहां से हमारे पास सारे ऑप्शन इजीली निकल आते हैं बच्चा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं करंट के, विदाउट वेस्टिंग टाइम। काफी सारे क्वेश्चन है करने के लिए। ओके गाइस, दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहले पढ़ लीजिए इसको एक बार। The effective resistance of a parallel connection that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and same material is 0.25 ohm। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, सारे रेजिस्टेंस इसका मतलब है बराबर वैल्यूज के हैं। रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है बोलो? रो एल बाय ए, राइट। इसने कहा मटेरियल सेम है तो रो सेम हो गया, लेंथ सेम है तो एल सेम हो गया, एरिया सेम है तो ए सेम हो गया। मतलब जो चार इसने रेजिस्टेंसेस ली है, 1 2 3 और ये चार, ये चारों की चारों बराबर वैल्यू की है। और इन चारों की वैल्यू मैं मान लेता हूं आर 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 और आर है, और इनका पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आएगा बेटा वो आएगा आर पैरेलल इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 4। ओके जी, ठीक है जी। तो आर पैरेलल का इसने मुझे आंसर दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.25 ओम। मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 0.25 कितनी आ गई बोलो? 1 ओम आ गई। फिर कह रहा है इनकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? सीरीज में कनेक्ट कर दें। यार बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1 2 3 4, इन चारों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। लो जी, 1 ओम के रेजिस्टेंस को, तो बोलो कितना बनेगा इफेक्टिव मेरे पास यहाँ पे? ऑब्वियसली 4 ओम, बिकॉज सब डायरेक्टली एड अप हो जाएंगे बेटा। सच एन इजी क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम हियर एज वेल। और पेपर मैं नहीं समझता कि ज्यादा लेंथी था, कि कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे थे, बहुत जल्दी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस वाज अगेन एन इजी क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बेटा हम लोग ना एक रूल पढ़ते हैं, पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंसेस होती हैं, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, यहां से अगर करंट I आ रहा होता है, ये रेजिस्टेंस R1 है, मान लो ये रेजिस्टेंस कितनी है? R2 है, और इसमें से करंट जा रहा है I1, इसमें से करंट जा रहा है मान लो I2। तो बेटा एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं करंट डिवाइडर रूल। क्या बोलते हैं बच्चे? पैरेलल में करंट क्या होता है? किसी बच्चे ने कोचिंग में पढ़ा ही होता है ये रूल, कहीं भी पढ़ाई की हो। करंट डिवाइडर रूल जो है वो कहता है कि अगर मुझे करंट I1 निकालना है तो अपोजिट रेजिस्टेंस, दो पैरेलल में है तो अपोजिट कौन सी हुई बोलो? R2 ही। टोटल कितनी है बेटा? R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। और सिमिलरली अगर मुझे I2 निकालना हो तो या तो इसको मैं I माइनस I1 बोल दूंगा, या मैं इसको बोल दूंगा अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट I। एक ही बात, जैसे ही बोलना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए इसने क्या किया? यहां भी आपको एक रेजिस्टेंस दिया, एक यहां दिया, एक यहां दिया, और फिर इसने सर्किट को ऐसे बनाया। इस रेजिस्टेंस को R1 कहा और यहां से करंट I1 कहा। इस रेजिस्टेंस को R2 कहा और यहां से करंट I2 कहा। इस रेजिस्टेंस को R3 कहा और यहां से करंट कितना कहा इसने बेटा? I3 कहा। ठीक है, अब मुझे बताइए, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको कौन सी करंट निकालनी है? आपको I3 और I1 का रेशियो निकालना है। I3 और I1 का रेशियो, तो I3 करंट निकालो। कैसे निकालोगे? अपोजिट रेजिस्टेंस R2 टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R3 टोटल करंट कितना आ रहा है बोलो? बाहर से I1 आ रहा है, इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। जानबूझ के ऑप्शंस में R1 को दे रहा है ये, जबकि कोई इसका रोल ही नहीं है इधर। तो मुझे बताइए I3 बाई I1 निकालना है मुझे, तो I3 बाई I1 हो जाएगा बेटा R2 अपॉन R2 plus R3. So our answer becomes R2 upon R2 plus R3, which is the third option. You guys can see from here. So it was again a very very easy question which was asked in the NEET 2021 examination. So let us move on to the next question. The next question is from the potentiometer, and again an easy one. Again an easy one, I'm telling you.
देखिए बेटा, ये कह रहा था एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है जिसमें मैंने एक सेल लगाया 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट का, जिसने बैलेंसिंग पॉइंट मुझे 36 सेंटीमीटर पे दिया। यार आप लोगों ने एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ा होगा, कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, जो कि बोर्ड्स में भी करवाते हैं, सभी टीचर्स करवाते हैं। और हम जानते हैं एक सेल लगाएंगे तो उसकी ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 आएगी, दूसरा सेल लगाएंगे उसकी ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 आएगी। तो E1 by E2 करेंगे तो ये बन जाएगा L1 by L2। और EMF पहले केस में दिए इसने 1.5, दूसरे केस में दिए इसने 2.5। पहले केस में लेंथ है अपने पास 36 सेंटीमीटर, दूसरे केस की लेंथ निकालनी है। बच्चों वाला क्वेश्चन दिया बिल्कुल ही। तो बोलो क्या बना यहां से, ये 12 हो गया ये वाला कट के। तो L2 कितना आ गया, 12 into 5 is equal to what, tell me, 60 सेंटीमीटर। पेपर कौन कहता है कि लेंथ ही था, लीजिए, राइट। बहुत ही सिंपल। इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट, a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 centimeter. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs, as you can see from here, right? Now the next question, let us take that. All right. Now let us come on to the magnetic effects of current. Magnetic effects of current. चलिए मैं magnetic effects of current में शुरू करता हूँ आपका। कहाँ शुरू करें? Let me see the question, जहाँ से कि आपको बेस बन के आगे चले हम लोग। तो या तो ये पकड़ सकते हैं या ये वाला पकड़, चलो इसको पकड़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। इन द प्रोडक्ट F वेक्टर इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, हम जानते हैं फोर्स जो होती है V क्रॉस B होती है, पे डिपेंड करती है Q। इसने B वेक्टर की वैल्यू कुछ आपको पकड़ा दी है, देखो जबरदस्त ये काम किया हुआ है। कह रहा F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस, इसको कह रहा है ये B I कैप प्लस B J कैप प्लस B नॉट K कैप, राइट। और Q दे दिया है 1, अरे यार फिर लिखने की जरूरत ही क्या थी, इसको यहाँ पे 1 दे दिया, खत्म करो कहानी, ठीक है ना। और V वेक्टर क्या दिया है इसने मुझे, बोलो V वेक्टर दिया है इसने मुझे, बोलो कितना, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। और आपको निकाल, और F वेक्टर भी दिया है इसने मुझे, F वेक्टर दिया कितना, बोलो 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे F वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मतलब कैसे, I कैप J कैप K कैप। V वेक्टर के कोएफिशिएंट्स क्या है, 2 4 6, और B वेक्टर क्या है, B B B नॉट। बस इसका आप निकालो डिटरमिनेंट मेथड से आंसर। F वेक्टर की वैल्यू अपने पास 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप, और यहां मुझे क्या मिल जाएगा सारा, बोलो I कैप, ये कॉलम छोड़ेंगे रो छोड़ेंगे, 4b नॉट माइनस 6b, राइट, माइनस j कैप 2b नॉट माइनस 6b प्लस k कैप, बोलो क्या मिलेगा आगे, 2b माइनस 4b, मतलब माइनस 2b। देख लो 2b माइनस 4b, माइनस 2b बन गया, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है ऑटोमेटिकली, और हम दो वेक्टर्स को बराबर वेक्टर्स कब बोलते हैं, जब उनके आई कैप का कोएफिशिएंट बराबर हो, जे कैप का बराबर हो और के कैप का बराबर हो। तो यहां से मुझे हिंट मिल ही गया कि भाई माइनस 2b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12, बिकॉज के कैप के साथ क्या लगा है 12, यहां क्या लगा है माइनस 2b। सो माइनस 2b की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 12, तो b कितना आ गया, बोलो माइनस ऑफ 6 आ गया। कितना आ गया, b माइनस ऑफ 6। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, करना हो तो निकाल सकते हो इसको आगे भी, वैसा थोड़ा कि आता नहीं है मुझे, बट निकाल सकते हो आप करना चाहो तो, बट मैं बता रहा हूं जरूरत ही नहीं आगे सॉल्व करने की। मेरे पास b वेक्टर की वैल्यू कितनी है, bi कैप bj कैप b नॉट, मतलब ये दो सेम है, i कैप और j कैप के जो कोएफिशिएंट आएंगे वो -6 आएंगे, और ऐसा एक ही ऑप्शन में हो रहा है कि -6 और -6 आते हो, वो थर्ड ऑप्शन में बेटा, -6i कैप -6j कैप -8k कैप। आप चाहो तो b नॉट की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो, बिकॉज 4b नॉट -6b की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो सिर्फ 4 आएगी, यहां से आप b नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कॉम्पिटिटिव बात कर रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आई होप यू गाइस हैव
जिसने एग्जाम दिया है इस बार तो उसको समझ में आ रही बातें कि मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। और गाइस लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने आसान कितने टफ, जो आप डरे हुए इतना यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में दम नहीं है। An infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere as shown, fine। इलेक्ट्रॉन जो है कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, ओके फाइन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, दैट इज आल्सो फाइन, व्हिच इज 0.2 मीटर। एक ही चीज है मेरे पास यहाँ पे जो SI में नहीं है, तो इसको लिख देते हैं, इट इज 0.2 मीटर, बाकी सब कुछ SI में है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। भाई जबकि बात कर रहा है तब निकालो, हर कभी मत निकाल देना इसको, ठीक है। ये रही अपने पास एक बेटा जी 5 एम्पियर करंट कैरी करने वाली एक लॉन्ग वायर, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसी भी डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस A हो जिसकी वैल्यू 0.2 मीटर है, तो मैं यहां इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। और ये मैंने वायर पकड़ी ऐसे, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, डॉट आएगी बेटा, आउटवर्ड आएगी। मतलब इस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो एक काम करते हैं, मैं जानता हूं सबसे पहले तो फोर्स जो होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो होती है Q V B sin थीटा, राइट। यहां पे ये बन जाएगी Q V B sin 90। ये क्या लिखा मैंने, इसका लिखा मैंने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। 90 डिग्री का एंगल क्यों, बिकॉज V कहां को आया बोलो, V इधर को आया, B कहां को है बोलो, बाहर को है। कितना एंगल बना बोलो, 90 का एंगल बना। अब मुझे सिर्फ यहां पे क्या मालूम नहीं है बेटा, मुझे यहां पे सिर्फ B नहीं मालूम कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो मैं बोलता हूं पहले तो भाई फोर्स साइन मेरे पास Q V, B होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफिनिटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट एट अ डिस्टेंस A। This is the perpendicular distance, right? Just put in the values of all these things. Q is 1.6 10 to the power minus 19, V is 10 to the power 5, mu naught is 4 pi 10 to the power minus 7, current is 5 ampere and it is 2 pi and it is 0.2। 2 pi से गया खत्म, और 1.6 16 5 80 8 बन गया, ये 8 ये बन गया। तो 8 की फॉर्म में आंसर आना भाई, देख लो 8 पाई नहीं आना। और तो अच्छा एक चीज यहाँ पे 0.2 भी है ना, देखना पड़ेगा इसको मुझे। देखिए कुछ और कट रहा है यहां से, तो ध्यान दीजिए। 2 पाई A is 0.2 5 10 की पावर 5 is 5 10 की पावर माइनस, अच्छा 2 यहां भी है, एक 2 यहां भी है ना, एक 2 से खत्म होगा तो ये 0.1 बन जाएगा, राइट। तो 0.1 का 10 ही ऊपर आएगा, और अब टर्म्स क्या रहेगी, 1.6 into 5 रहेगी, 8 रहेगी, बाकी सब पावर्स आएंगी। इसका मतलब है इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, इसका आंसर बनेगा D 4 8 into 10 की पावर minus 20 न्यूटन। That is going to be the answer of this question. Coming on to the next question here. All right guys, fine. So the next question, let me take from this belonging to, okay, let us take this one. बहुत कॉमनली करवाया जाने वाला क्वेश्चन है। 2 तरह के यहाँ पे आर्टिकल कराए जाते हैं क्लासेस में, जब भी क्लास होती है। एक होता है बेटा अपने पास हॉलो पाइप, एक ऐसा हॉलो लॉन्ग पाइप होता है जिसकी एम्पियर सेक्युटल लॉ यूज करके फील्ड के बारे में बात की जाती है, इस पॉइंट पे और अंदर किसी पॉइंट पे। बाहर तो फील्ड आती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, सरफेस पे फील्ड आती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R, बिकॉज ये R कैपिटल हो जाता है यहाँ पे और ये R स्मॉल हो जाता है यहाँ पे। अंदर इस पॉइंट पे फील्ड आती है इनसाइड वाले पॉइंट पे 0, राइट। ये हमने बातें सारी पढ़ी होती हैं। और ये अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ये R है, ये इधर B है, तो यहां से लेके सरफेस तक फील्ड 0 होती है, कोई फील्ड नहीं है। उसके बाद अपने पास इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देख लीजिए बाहर क्या है बोलो, आउटसाइड बोलो फील्ड क्या है मेरे पास, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये तो लेकिन मुझसे पूछा नहीं गया था,
मुझसे क्या पूछा गया था कि भैया अपने पास तो एक सॉलिड वाला है, लीजिए सॉलिड बना देते हैं, ये लीजिए सॉलिड कर देते हैं इसको। अरे भाई कलर क्यों चेंज कर रहा अपने आप? लीजिए जी, अगर सॉलिड वायर होगी ना, केबल है, थिक करंट, थिक बोला इसलिए सॉलिड हो गया ऑटोमेटिकली इस तरह से, और ये जो है ऊपर को भी एक्सटेंड हो रही है ऐसे ऐसे, नीचे एक्सटेंड हो रही है ऐसे ऐसे। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें करंट सिर्फ सरफेस से जा रहा था, लेकिन इस वाली में क्या होगा बेटा, इसमें तो करंट, अगर मैं अंदर कोई क्रॉस सेक्शन लेता हूं इसका ऐसा मान लीजिए, तो इसमें तो करंट अंदर भी जाएगा सारे में से, लाइक दिस। और अगर मैं अंदर यहां पे कोई पॉइंट लूंगा तो ये कुछ ना कुछ करंट को एनक्लोज करेगा, लाइक ऐसे, राइट। तो यहां पे करंट अगर मैं आई कहता हूं पूरा, तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए करंट एनक्लोज कितना है? आई डैश है, राइट। अब इसके अंदर हम लोग बेटा क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि बाहर वाला पॉइंट सेम रहेगा, बी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पे बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, लेकिन अंदर डेरिवेशन पूरा करना पड़ता है करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके। लेकिन याद रखने वाली बात है इसमें, तो जब एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, अंदर जो फील्ड आती है बी इनसाइड जो आती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर, इट इज नॉट इक्वल टू 0। और वैसे भी एक ही ऐसा यहां पे ग्राफ है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहां पे तो आर के साथ बढ़ रही है, यहां भी बढ़ रही है, यहां भी बढ़ रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहां पे घट रही है बेटा आर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास वैसे तो अपने को आंसर मिल ही गया है इसका, कि भाई इसका आंसर यही होगा जो कि डी ऑप्शन है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे यहां पे, तो हम ये पाएंगे कि अंदर वाली जगह पे फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। मतलब यहां ये आर गया, ये मैग्नेटिक फील्ड गई, सेंटर से लेके सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद क्या है बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने दोनों ग्राफ बता दिए आपको। अगर क्वेश्चन हॉलो पे आता तो ये ग्राफ बनता, सॉलिड पे आया तो ये ग्राफ आया है, ठीक है। ऐसा ही ग्राफ आपका बनता है बेटा, मालूम है कहां? स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के कारण फील्ड निकालते हैं, और सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग के कारण फील्ड निकालते हैं, तो भी ऐसे ही ग्राफ आते हैं। लेकिन उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, और लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन एंड यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। लेट अस मूव ऑन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा जी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं ये वाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में ना अपने आप एक ट्रिक मिल जाती है बीच में। जब मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन, तो आई फाउंड देयर इज अ स्मॉल ट्रिक इन्वॉल्वड इन दिस क्वेश्चन। Uniform conducting wire of length 12A and resistance small r, capital R is wound up as a current carrying coil in the shape of an equilateral triangle of side A square of side A. Dipole moments of the coil in each case respectively are. आपको निकालने बच्चा डाइपोल मोमेंट्स। ध्यान रहे, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको डाइपोल मोमेंट्स के बारे में। हम लोगों ने मान लो अगर ये अपने पास कोई कॉइल है, मान लो इस तरह से कोई कॉइल है, इस कॉइल का डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला करते थे याद करो। ये इसका अंदर बाहर वाला पोर्शन है, करंट यूं जा रहा है, यहां से यूं आ रहा है, और ये है मान लीजिए, फीलिंग आ रहा है कौन सा पोर्शन बाहर है कौन सा अंदर है। ये करंट यूं जा रहा है, इसमें बाहर वाले से अंदर वाले में जा रहा है। तो जब करंट यूं जाए तो ये वाला पोल बनता है नॉर्थ पोल, और ये वाला पोल बनता है इसका साउथ पोल, और हम कहते हैं कि ये बोलो क्या बन गया बेटा, अपने आप में एक मैग्नेट बन गया। और हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट जो होता है वो साउथ पोल से किसकी तरफ होता है बेटा, नॉर्थ पोल की तरफ होता है। ये हम जानते हैं कि कॉइल जो होती है एक तरह की मैग्नेट होती है, जिसका साउथ नॉर्थ पोल हम इस तरह से डिसाइड करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल्स, और इसका जो डाइपोल मोमेंट बनता है ना m, उसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। क्या होता है बेटा, करंट इनटू एरिया। मतलब इस केस का आ गया I इनटू पाई आर स्क्वायर। चलिए ये तो मुझसे पूछा भी नहीं गया, फिर मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक है, राइट। इसने क्या किया, इसने 12A लेंथ की एक लंबी तार ली और उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया जिसकी साइड ए है बेटा। अब सोचो अगर मैं ए साइड की एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं,
क्या कलर क्यों चेंज कर रहा अपने आप? अरे इतना नाराज हो गया मुझसे, आई एम सरप्राइज्ड। अब आ गया। अगर मैंने ए और ए साइड की एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई तो कितनी तार इस्तेमाल हुई, कितनी लेंथ तार की इस्तेमाल हुई? 3a। देखिए ना, a प्लस a बोलो कितना आ गया? 3a। जबकि तार की लेंथ है कितनी? 12a। इसका मतलब है मैंने बेसिकली एक कॉइल बना दी है, ये सेकंड वायर और ये वाली थर्ड वायर। कौन सा कलर रह गया? ग्रीन रह गया। और ये वाली फोर्थ वायर। मतलब मैंने 4 वायर्स को वाउंड कर दिया है। यहां पे दिख रही है आपको कैमरे में? हाँ दिख तो रही है वैसे। 4 वायर्स को मैंने वाउंड कर दिया। मैंने किसी एक की निकालनी है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल आ जाएगा मेरे पास डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट निकालेंगे कैसे हम लोग? बोलो, वो निकालेंगे करंट इनटू एरिया से। बेटा किससे निकालेंगे? बोलो, करंट इनटू एरिया से। लेकिन यहां पे इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलो क्यों? बिकॉज यहां पे 4 कॉइल्स है। तो मुझे बताइए डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, करंट तो करंट ही है, एरिया क्या होता है इसका? बोलो, √3/4 a स्क्वायर इंटू 4। ये होता है हमारे पास किसका एरिया? बोलो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सो आई एम लेफ्ट विद √3ia स्क्वायर। ये किसका निकाला मैंने? m निकाला मैंने ट्रायंगल का बेटा। और ऐसा आंसर एक ही है जिसमें √3ia स्क्वायर है, वो पहला आंसर है। बिकॉज पहले इसने ट्रायंगल की बात की है, फिर इसने स्क्वायर की बात की। आप चाहो तो इसको स्क्वायर के लिए भी निकाल दो। स्क्वायर के लिए निकालोगे तो कैसे निकलेगा? बोलो, ये अपने पास एक स्क्वायर बना, यहां पे ये साइड a, ये साइड a, तो एक स्क्वायर में कितनी आ गई लेंथ मेरे पास? 4a आ गई। तो 3 स्क्वायर बनेंगे ऐसे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और करंट से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया कितना आएगा इसका? a स्क्वायर आएगा। देखो 3ia स्क्वायर मेरे पास, इसका आंसर भी निकल आता बेटा इस तरह से, लाइकवाइज। ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखता हूं मैं इसमें कोई बच गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कि नहीं बचा। M1, M2, M3, M4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कोई क्वेश्चन नहीं बचा। तो 4 क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से आए हैं बेटा। 4 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से और 4 क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। मतलब 13 क्वेश्चंस, अ बिग वॉल्यूम। 13 मींस अ लॉट बेटा। 13 क्वेश्चन कोई थोड़े नहीं होते, ध्यान रहे इस बात का। अब आते हैं EMI और AC के ऊपर। ये लीजिए जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, बिकॉज वैसे तो ये आपको मेरे नोट्स में मिल ही जाएगा मोस्टली, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्स में सॉल्व किया होता है। देखिए बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अभी तक कितने क्वेश्चन आगे? बोलो, 5 आगे इलेक्ट्रोस्टैट्स के, 4 आगे करंट के और 4 ही आगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के। मतलब अभी तक 5, 4, 9, 4 13 क्वेश्चन हैव बीन only from the first 3 units of +2. 13 questions, believe me, a huge number. Okay जी, मतलब 25% सिलेबस यहीं से आ गया था आपका। 13 4 से 52 और मतलब कि इसका मतलब है अपना 25% का मतलब हो गया उससे भी ज्यादा। 12.5 क्वेश्चन होते तो 25% सिलेबस होता। कहां से? इन 3 चैप्टर से। इमेजिन इस बार कि नीट एग्जामिनेशन में 25% से ज्यादा सिलेबस आपका सिर्फ +2 के फर्स्ट 3 यूनिट से आ चुका था। ऑलराइट, एनीवेज, लेट अस नॉट गेट मोर इमोशनल, है ना? लेट अस गेट बैक टू द वर्क। ऑलराइट, two conducting circular loops of radii r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding. If r1 is much more than r2, then what is the mutual inductance? लीजिए जी, एक लूप बड़ा बना दिया मैंने और एक लूप मैंने छोटा सा बना दिया। अरे तो ये तो बीच में एक और लूप आ गया। ठीक बना? सेंटर में आगे सेंटर, ठीक है। ये वाला लूप कैरी कर रहा है, मान लीजिए करंट I1। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। और इस लूप का अंदर वाले का रेडियस है R2,
राइट, और बाहर वाले का रेडियस कितना है बेटा, वो है R1। मेरा लैपटॉप कुछ आवाज कर रहा है ना, लेट मी चेक। ओके, नथिंग। बाहर वाले का रेडियस आ गया R1, अंदर वाले का रेडियस आ गया बेटा कितना, R2। अब देखिए क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है बहती गंगा में हाथ धोने जैसा, कि भाई फ्लक्स तो कौन प्रोड्यूस करेगा, जो ये वाली करंट कैरी कर रही है कॉइल बड़े वाली, ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, ये फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ये कॉइल भी उसी फ्लक्स, उसी मैग्नेटिक फील्ड के में कहीं रखी गई है, तो वो फ्लक्स ना सिर्फ इस कॉइल के साथ लिंक्ड होगा बल्कि इसके साथ भी लिंक्ड होगा। और यही कॉन्सेप्ट है मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का कि phi2 सेकेंडरी के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो प्राइमरी में फ्लो कर रही करंट पे डिपेंड करता है, और सेकेंडरी के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो Mi1 होता है। मिशन इम्पॉसिबल 1, टॉम क्रूज, अगर आपने देखा होगा सीरीज को। एनीवेज phi2 इज इक्वल टू Mi1। ओके जी, अब देखिए phi2 निकालने का एक और तरीका है मेरे पास, यहां पे फ्लक्स निकालने का एक और तरीका है मेरे पास। इसका जो एरिया है वो कितना है बोलो, वो है पाई R2 स्क्वायर, राइट, इस पर्टिकुलर अंदर वाली कॉइल का। और फ्लक्स जो 2 होगा टोटल में, वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल भी तो होगा। फ्लक्स और क्या होता है, B1 into A2 होता है, तो बोलो phi2 कितना आ गया, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट सेंटर। अब सेंटर वाली निकालनी है, तो खुद का इसने कि R2 बहुत 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 छोटा है, तो सेंटर वाली की ही फील्ड निकाल के मैं बोल सकता हूं उतनी ही फील्ड इस सारे में है, मतलब कांस्टेंट फील्ड है इसमें, राइट। तो क्या बोल देंगे, क्या होती है बोलो फील्ड, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R1 into 2 पाई, ये होता है फील्ड का फॉर्मूला फॉर अ कंप्लीट सर्कल। A2 की वैल्यू है पाई R2 स्क्वायर, तो ये भी फ्लक्स दोनों भाई भाई हैं, तो एक काम करो इनको इक्वेट कर दो, मेरे पास बना अपना phi2 लिखने की जरूरत नहीं है, Mi1 बन जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। I1 से I1 गया, M is directly proportional to R2 square by R1. R2 square by R1 is this answer. Alright? इस क्वेश्चन में आपके साथ ये ऐसा भी कर सकता है कि जैसे मान लो ये आपको ये दिया और अंदर ये छोटा सा यहाँ पे ना एक स्क्वायर लूप ले लेगा, स्मॉल स्क्वायर जिसकी साइड A होगी, जिसकी साइड A होगी, राइट। और बोलेगा बताओ जी कितना इनका म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन बताते हुए जरूरी नहीं है आपको ये बोलेगा कि करंट फ्लो करवाया मैंने, तो मैं तो करंट फ्लो करवाऊंगा तभी तो आएगा म्यूचुअल फ्लक्स, तभी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होगी। तो यहां पे सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, जो ये B1 A2 है, इस A2 में पाई R2 स्क्वायर करने के बजाय हम क्या लिखेंगे, A स्क्वायर लिखेंगे, तो अल्टीमेटली R2 स्क्वायर जगह A स्क्वायर आएगा, ये R1 तो ऐसे ही आएगा, तो आंसर बन जाएगा A स्क्वायर बाई R1। दैट इज द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी इन द नेक्स्ट एग्जाम। All right, moving on to the next one. All right, again a very easy question was asked from transformers. Again the concept mutual induction. All right, you guys can read the question first. एक अपने पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, वैसे तो ट्रांसफॉर्मर का एक्चुअल डिजाइन कुछ और होता है, लेकिन आपकी बुक्स के हिसाब से ये डिजाइन होता है जिसमें ये लैमिनेटेड कोर होता है एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो भैया यहाँ पे मुझे बहुत सारी कॉइल्स बनानी चाहिए प्राइमरी, और यहाँ पे 2-3 कॉइल्स बनानी चाहिए सेकेंडरी। यहाँ पे मैंने लोड लगाया है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है RL, और यहाँ से करंट जा रहा है I2, यहाँ EMF E2, यहाँ EMF E1, यहाँ लगा दी मैंने AC, राइट, जो कि ज्यादा वैल्यू की, और ये AC क्या है, छोटी वैल्यू की है। तो मैं जानता हूं ट्रांसफॉर्मर की जो मेन इक्वेशन होती है वो ये होती है N2 by N1 is equal to K, राइट जी, ये सारी कहानी है इसके अंदर। और मुझे गिवन क्या क्या है यहाँ पे, मुझे E1 गिवन है क्या, यस गिवन है, E1 is how much, tell me, 220 वोल्ट। E2 गिवन है, यस गिवन है, 11 वोल्ट। ये तो बड़ा आसान है, प्राइमरी में करंट निकालना है, I1 निकालना है, तो क्या लिखो इसको, 11 by 220 is equal to I1 by I2, 1/20 आ गया, I1 by I2 आ गया 1/20, या कह लो I1 आ गया I2 by 20। अब समस्या ये कि मुझे I2 नहीं गिवन है ना, क्या I2 गिवन है, मुझे I2 गिवन नहीं है, मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने लगा दिया, ठीक है।
लेकिन इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में होगा, वो है 44 वॉट। सेकेंडरी में कितना वोल्टेज ऑपरेट, कितना वोल्टेज आ रहा है, पावर कितना आ रहा है, 44 वॉट। तो मतलब E2 I2 की वैल्यू कितनी होगी, 44 होगी बेटा। E2 I2 की वैल्यू कितनी होगी, 44 होगी। तो मेरे पास E2 है कितना बोलो, E2 है 11, I2 निकल आएगा 44। तो यहां से I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर। अगर आपके पास I2 निकल आया, I1 पता है आपको, I1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 20 माने 1/5 माने 0.2 एम्पियर। और हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। और वैसे भी प्राइमरी में करंट अपने पास 0.2 एम्पियर है और सेकेंडरी में 4 एम्पियर है। प्राइमरी में अपने पास वोल्टेज 220 वोल्ट है और सेकेंडरी में कितना है बेटा, सिर्फ 11 वोल्ट है। मतलब वोल्टेज का तो स्टेप डाउन हुआ है, राइट, लेकिन करंट का क्या हो गया है, स्टेप अप हो गया है। 0.2 एम्पियर से कितनी बन गई है, यहां पे कितनी आई 0.2 एम्पियर, यहां पे कितनी आई 4 एम्पियर, आप देख सकते हैं। लेकिन स्टेप अप और स्टेप डाउन जो नाम दिए गए हैं, दे हैव बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द वोल्टेजेस, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द करंट्स। ऑलराइट, ज्यादा बोल रहा हूं कुछ, थोड़ा कम करते हैं इसको, नहीं तो हम टॉपिक में घुस जाएंगे बिल्कुल। ऑलराइट गाइस, तो एसी में आ जाते हैं। लेट अस कम आउट टू द एसी। एसी का मुझे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, a capacitor of capacitance C, resistor of resistance R को मैंने कनेक्ट कर दिया। इंडक्टेंस में 40 वोल्ट है, कैपेसिटेंस में 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस में 40 वोल्ट है और ये आरएमएस वैल्यूज होंगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, C एंड R इज 40 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। इसने ये नहीं बोला क्या है ये आरएमएस ही होंगे, इसने पीक कहीं नहीं लिखा है बेटा, ध्यान रहे इस बात का। The amplitude of current flowing through LCR series circuit is 10√2 एम्पियर। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने बनाया हुआ है, कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास किया लेकिन हम होंगे नहीं। यहां कह रहा है ये 10√2 जा रही है, कौन सी वैल्यू, पीक वैल्यू है। It is the peak value, it is not the virtual value. But can you find the virtual value or the RMS value? It is I0 by √2, so this becomes 10√2 by √2, it becomes 10 एम्पियर। मतलब कि कितनी आरएमएस करंट जा रही है इस सर्किट में, 10 एम्पियर की आरएमएस करंट जा रही है। इंपीडेंस निकालना है, अगर मुझे ई वर्चुअल मिल जाए, मतलब आरएमएस वोल्टेज मिल जाए, तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि व्हाट इज योर E virtual equal to, it is I virtual into Z, so Z is equal to E virtual divided by I virtual। virtual माने RMS, okay। अब E virtual का तरीका बड़ा आसान है निकालने का। What is E virtual? It is VR virtual, पढ़ा ही होगा आपने, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अगर ये RMS वैल्यूज हो तो ये भी RMS मिलती है, अगर ये पीक वैल्यूज हो तो ये भी पीक वैल्यू मिलती है। अभी RMS ही है गिवन, क्यों आप पता मुझे RMS गिवन है वाली, क्योंकि भाई बोला ही नहीं गया है, unless and otherwise mentioned all the given values of AC are the RMS values। तो बेटा VR स्क्वायर की वैल्यू बोलो क्या बन गई, VR is 40 का स्क्वायर, VL is 40, VC is 10 divided by 10, 1600, 30 का स्क्वायर 900 का रूट डिवाइडेड बाई 10, 2500 मतलब 50 रूट करके 10 कितना आया बोलो, 5 एम्पियर। नहीं देखो मैं करंट में पहुंच गया, इमोशनल होकर के कहां पहुंच जाते हैं ना। तो दिस इज 5 ओम एज द आंसर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हियर इट इज बेटा, इसमें एक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, इसका आपने ध्यान रखना आगे भी। A series LCR circuit containing, इस थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है ना, 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor, 40 ohm resistor is connected to 230 volt variable frequency AC source, ठीक है। The angular frequency of the source at which the power transfer circuit is half at the resonant angular frequency are likely to be। Alright, वैसे इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन एक शॉर्टकट इसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलो कितनी होती है, ये होती है 1/√LC।
और L कितना है बोलो अपने पास, L है अपने पास 5 और C कितना है 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 400 बन गया, ये 400 का 20 आ गया बाहर और इसका कितना आ गया बाहर 10 की पावर माइनस 3, ये ऊपर जाके बन गया 1000, नीचे है 20, ये बन गया 50, तो ये है 50 रेडियन पर सेकेंड। हर्ट्ज नहीं है ये, मैंने क्या निकाला, मैंने ओमेगा निकाला, मैंने आपका बेटा एफ नहीं निकाला, और इसलिए इसके आसपास की पूछी हुई है। तो एक बात तो तय है कि 50 से थोड़ी कम और ज्यादा होगी, राइट। तो डेल्टा ओमेगा मतलब ओमेगा प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा मेरे पास होगी, और हाफ पावर के लिए ये R/2L होती है डेल्टा ओमेगा की वैल्यू, और R मुझे कितना गिवन है बोलो 40 ओम, और L मुझे कितना गिवन है बोलो 5 हेनरी, तो 2 इंटू 5 10, दिस बिकम्स 4। तो इसका मतलब है मेरे पास आंसर क्या बन गया, ओमेगा रेजोनेंट मतलब 50 प्लस माइनस 4, इसका मतलब है या तो हो जाएगी ये 46 या हो जाएगी ये कितनी बोलो 54। तो 46 और 54 मेरे को मिल रही है किस ऑप्शन में बोलिए, फोर्थ ऑप्शन में बेटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको हाफ पावर के लिए याद करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा डेरिवेशन इसका बहुत लंबा जाता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सो नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। सो बाय नाउ yes, this is the last page. 5 questions electrostatics, 5 questions 4 questions 4 या 5 नहीं 5 थे करंट में, नहीं 4 थे, 4 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी, भूल जाता हूँ एक बार बीच बीच में, 4 क्वेश्चंस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और 4 क्वेश्चंस EMI AC। तो 5 और 9 4 13 4 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चंस वर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म in this year's this what you call the NEET 2021 examination. Alright guys, the customary statement, if you guys have not subscribed to my channel as of now, please do so, press the notification bell to get the notifications of all my updates of lectures which comes to you at the first sight. Alright, and this is Atul Tandon now signing off, and I'll meet you up with the second part of this NEET 2021 examination, in which I'll be talking about the questions that have come in the optics, modern physics and semiconductor electronics. फिर तीसरा पार्ट हम लोग +1 को एक साथ इकट्ठा करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटर है कि इसको हम लोग टॉपिक में तोड़ के समझते हैं थोड़ा, ताकि हम लोगों को एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। Alright guys, it's 10 PM now, so thank you so very much. Bye bye and take a great care of yourself. Thank you so much.